नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन सिंह। फिर से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटिंग की। देखते रहिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बता दीजिए कि ऐसी भी कोई क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर हम सब जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे उतने ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट मिलेगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग मूल मंत्र है हमारा कि आप जितना शेयर करेंगे उतना। आई थिंक कि आप लोग को सब विजिबल होगा। ठीक है, इसका टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। जी कहाँ कहाँ किस किस को बेनिफिट करेगी ये वीडियो? क्लास 12th बीकॉम वाले भी इसको देख सकते हैं, एमकॉम वाले भी देख सकते हैं, सीए सीएस सीएमए जो फाउंडेशन लेवल के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं क्योंकि वहां पर इशू ऑफ शेयर्स चलता है। तो इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि शेयर इशू जो करते हैं वो किसके करते हैं। तो शेयर्स हमेशा याद रखना बच्चों कि शेयर्स हम एक कंपनी के इशू करते हैं। एक कंपनी फॉर्म होनी चाहिए लॉ के अंदर, जो कंपनीज एक्ट है वहां पर। उस कंपनी को जब भी किसी कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो वो कैपिटल के लिए क्या करता है? अपने शेयर्स इशू करता है। तो सबसे पहले कंपनी का मतलब समझते हैं कि कंपनी क्या है। क्या आपके और आपके दोस्त ने मिलकर एक दुकान खोल ली, क्या उसको आप कंपनी बोलेंगे? जी नहीं। कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल, इसके खुद के कोई हाथ पैर नहीं होते। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करा जाता है लॉ की नजरों में। कौन क्रिएट करता है इसको? क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी खुद की एक पहचान होती है। ये किसी ओनर के वजूद से नहीं चलती, किसी के वजूद से नहीं चलती। कंपनी जो कि आपकी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी खुद की एक पहचान होती है। ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये सारे वर्ड्स अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट स्टिल आप समझ कीजिए परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि किसी के होने ना होने से कंपनी की आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो तो रहती ही रहती है। मान लो एक ओनर है, वो मर गया, तो क्या कंपनी बंद हो गई? क्या कंपनी मर गई? जी नहीं। कंपनी उस ओनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चली जाएगी, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की एक खुद के एक सिग्नेचर होते हैं, कॉमन सील होती है, उसके बेसिस पर कंपनी जो है वो काम करती है। तो समझ के देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है कंपनी के, कि एक कंपनी को हम कैसे पहचानेंगे कि एक कंपनी है। तो इसका एक निमोनिक कोड है याद रखने के लिए जो मैंने बनाया, वो है टॉप क्लास। तो टॉप क्लास पे अपने क्या क्या आता है? टॉप क्लास, तो सबसे पहला लेटर है हमारा टी। तो टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे लोगों पर। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अनलेस द कंपनी हैज अ वैलिड रीजन टू डिसअलाउ। बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसा होता है जहां पर कंपनी डिसअलाउ करती है, वरना एक पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकता है। जिसके पास पब्लिक कंपनी के शेयर है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप, की जो ओनरशिप होती है वो अलग होती है मालिकों से। कंपनी की ओनरशिप अलग है और मालिकों की ओनरशिप है जो है वो अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। टॉप का जो पी है वो है परपेचुअल सक्सेशन। अभी हमने समझाया था कि जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो लंबे समय तक रहती है, किसी के होने ना होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील, की एक कॉमन सील होती है। एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? जी नहीं। लाइबिलिटी किसकी? द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर वैल्यू। जो भी उनकी शेयर वैल्यू होती है, शेयर वैल्यू की तरफ उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किसी कंपनी में 100 रुपए का एक शेयर परचेस किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट मैंने 70 रुपए ऑलरेडी कॉल्स पे पे कर दिए हैं, बट 30 रुपीज मुझे अभी पे करना बाकी है। तो अब कंपनी मेरी जो है वो लॉस में चली गई, कंपनी मेरी वाइंड अप के उस पर जा रही है, बंद हो रही है मेरी कंपनी। तो क्या मेरे से कितना रुपए वसूल किया जा सकता है? सिर्फ 30 रुपए, क्योंकि मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे थे, 70 रुपए में पे कर चुका हूं, मैं 30 रुपए के लिए लाइबल। तो जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है कंपनी के अंदर।
कंपनी होता क्या है? कंपनी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन और इंडिविजुअल के अंदर फर्क होता है। इंडिविजुअल किसी पर्सन को कहते हैं, किसी इंसान को कहते हैं, जैसे मैं और आप। लेकिन जो पर्सन है, लॉ की नज़र में जो पर्सन है, पर्सन एक फर्म को भी पर्सन कहा जाता है, एक कंपनी को भी पर्सन कहा जाता है। यानी इस वर्ड का मतलब है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि एक से अधिक कंपनीज मिलकर भी, मान लो दो कंपनीज मिलकर भी एक तीसरी कंपनी फॉर्म कर सकती है। तो क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन होती है और एक से ज़्यादा मिलकर, पर्सन्स मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। 2 और मोर इंडिविजुअल्स आते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको एक खुद का एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। कंपनी किस पर चलती है? कंपनी चलती है शेयर कैपिटल के ऊपर। कंपनी को चाहिए होता है पैसा, और वो पैसा कंपनी को कहाँ से मिलता है? वो अपने शेयर्स इशू करती है, और उस शेयर इशू के बदले में उसको जो है वो कैपिटल मिल जाती है। एंड लास्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो पहचान होती है वो उसके ओनर से, उसके शेयर होल्डर से अलग होती है। अ कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी अलग, ओनरशिप अलग। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम मतलब समझते हैं कि कंपनी होती कितने टाइप्स की है। समझिए, एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी, अगर आप कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर लिखा है अ पब्लिक कंपनी इज विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो मतलब पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? मिनिमम 2 बंदे हमें चाहिए होते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। जैसे ही ये 200 क्रॉस करेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़ेंगे, आपको अपनी कंपनी का कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी में कितने बंदे चाहिए? पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे आप किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस लिमिटेड, टाटा, इनमें हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, वो सब मालिक हैं कंपनी के। तो अगर मेंबर्स आप काउंट करोगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं, जबकि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती, वो डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं भेजती। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक। बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसको क्या करते हैं? वो पब्लिक इशू करती है, उसके शेयर जो है वो पब्लिक के द्वारा ही सब्सक्राइब किए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम पब्लिक कंपनी होता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक जो पब्लिक कंपनी होती है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेशन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप कर सकते हो, बट बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सब रेस्ट्रिक्शंस को पार करके आप जाएंगे, तब आप जो है अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली अपने शेयर को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे एक और कंपनी होती है जो कि आपके अभी 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया था वहीं पर इंट्रोड्यूस हुई थी, 1 पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोल देते हैं ओपीसी। तो ओपीसी कौन सी होती है? ओपीसी होती है जहां पर कोई एक बंदा होता है और वो खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, एक ही बंदे का। तो जैसे अपना पिछला था कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए थे? प्राइवेट के अंदर 2, प्राइवेट के अंदर कितने थे? मिनिमम 2, और पब्लिक के अंदर कितने थे? 7। लेकिन ओपीसी के अंदर एक सिंगल पर्सन भी जो है वो कंपनी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शेयर्स की, जिसके बारे में चैप्टर है। ये चैप्टर है इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो जो शेयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है? प्रेफरेंस वर्ड से समझ में आ रहा है कि इनको ही आप जो है प्रेफरेंस देते हो एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है? द शेयर विच गेट द प्रेफरेंशियल राइट। किसमें? राइट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझो, आप कंपनी बंद करने जा रहे हो, ठीक है, आप कंपनी बंद करने जा रहे हो और आपके पास लिमिटेड पैसा बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप किसको पैसा दोगे? प्रेफरेंस और इक्विटी में से पहले आप किसको पैसा दोगे? तो आपको जो वो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? प्रेफरेंस वालों को पहले करनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ हमेशा ये समझाने के टाइम पे, कि आपकी बेसिकली आपकी 3 कैपिटल्स की मैं बात करता हूँ। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपके डिवेंचर। समझ के देखिए, एक कहानी है कि घर है,
घर में ये मम्मी पापा हैं, ठीक है, और ये उनका छोटा सा बच्चा है, और इस घर में आ रहे हैं मेहमान। इस घर में जो वो मेहमान आ रहे हैं, आप समझ के देखिए, इस घर में जब मेहमान आएंगे और घर में बनी है कुछ बढ़िया सी चीज खाने के लिए, मान लीजिए गुलाब जामुन बने हैं, गुलाब जामुन बने। अब ये गुलाब जामुन आप किसको देंगे? तो जो घर वाले हैं वो सबसे पहले गुलाब जामुन किसको देंगे? आउटसाइडर्स को, मेहमानों को, क्योंकि उनके सामने तो बड़ी बड़ी करनी है, उनके सामने दिखानी जी गुलाब जामुन लाए हैं हम आपके लिए। तो सबसे पहले गुलाब जामुन ही किसको देंगे? मेहमानों को। तो जब भी पेमेंट का टाइम आता है, जब भी हम अपना या तो रिटर्न दे रहे हैं उस सिक्योरिटी के ऊपर या फिर उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसको देते हैं? हम आउटसाइडर्स को। तो जो डिवेंचर हैं ये हमारे यहाँ कौन होते हैं? ये हमारे मेहमान होते हैं। यानी सबसे पहले आप किसको देते हो? डिवेंचर होल्डर्स को देते हो। फिर जब गुलाब जामुन बच जाते हैं घर में, तो उसके बाद प्रायोरिटी किसको देते हो आप? जब आउटसाइडर्स आपके जो है वो चले गए, उनके जाने के बाद आपकी प्रायोरिटी कौन होता है? वो घर में छोटा सा बच्चा। तो वो जो बच्चा है, वो कौन है? वो प्रेफरेंस शेयर है कि जितना भी बच गया, अगर भाई एक भी गुलाब जामुन अगर बचा है तो उसको दे दो पहले, दो बच्चे हैं तो उसको दे दो पहले, जब तक उसका पेट नहीं भरता पहले उसको दे दो जितने आपने उसको कमिट कर रखा है। मान लो आपने उसको कमिट कर रखा था भाई तुझे 5 गुलाब जामुन देंगे, लेकिन 2 ही बचे, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा कोई बात नहीं, तू 2 खा ले। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के साथ होता है। हमने उनको कमिट किया होता है कि जी आपको 10% का रिटर्न देंगे, आपको 20% का रिटर्न देंगे, जबकि हम उनको रिटर्न, हमारे पास उतना बचा नहीं, तो हमने कितना कहा कि भाई हमने आपको 20% रिटर्न के लिए बोला था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5% रिटर्न बचा है, आप 5% ले लीजिए पूरा। तो मतलब कैसे भी करके उस बच्चे को शांत करना है, घर का बच्चा होता है। फिर जब कुछ बच जाता है, वो बचे हुए को कौन ले लेते हैं? घर के बड़े लोग, घर के जो है मालिक। मालिक कौन है यहाँ पर? इक्विटी शेयर होल्डर। ये कौन है? ये है ओनर, ये घर के ओनर है। बचा हुआ पैसा कौन ले लेता है? ओनर्स ले लेते हैं। अब मान लो गुलाब जामुन बच्चे ने खा लिए, सबने खा लिए, तो एट द एंड फिर कौन खाएगा उन गुलाब जामुन को? घर के बड़े खाएंगे। क्लियर है? तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस, कि जो प्रेफरेंस होते हैं घर का छोटा बच्चा होता है, इसका हालांकि कोई राइट्स नहीं होता, इसको कुछ नहीं मिलता, बट हाँ ये है जब भी पेमेंट का टाइम आता है, जब भी बेनिफिट्स का टाइम आता है, तो इसको पहले दिया जाता है कि ले पहले तू ले, और उसके बाद जो है वो मालिक लेते हैं। इसलिए अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो भी मालिकों का, और अगर लॉस होता है तो वो भी मालिकों का। बच्चे को ज़्यादातर फ़ायदे में रखने की कोशिश की जाती है। तो ये डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब समझ के देखते हैं कि जो इस चैप्टर में जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ करेंगे शेयर कैपिटल के टाइम पर। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे जनरल पब्लिक को पता चलता है कि कोई कंपनी जो है वो शेयर इशू करने जा रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिलायंस लिमिटेड ने शेयर इशू करें? तो रिलायंस लिमिटेड के शेयर इशू मुझे तभी पता चलेंगे जब उसकी तरफ से कुछ मुझे भेजा जाएगा, या फिर वो कोई प्रोस्पेक्टस अपनी वेबसाइट पर या कहीं पर भी वो पब्लिश करेगा। तो प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई कंपनी अपनी डिटेल्स देती है कि जी हम ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसका ये पोर्टफोलियो होगा, ये इतने का होगा, इतनी इसकी फेस वैल्यू होगी, इतनी इसकी कॉल मनी होगी। वो सारी डिटेल्स जो दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती हैं? प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो पब्लिक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। कैपिटल सबको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी पैसा आप शेयर्स के अगेंस्ट में मिलने वाला है वो आपकी कैपिटल है। कैपिटल कितने टाइप की होती है? शेयर कैपिटल आप समझ चुके हैं। शेयर कैपिटल सब कुछ ही जो शेयर से रिलेटेड है। सबसे पहली होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि जब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करवाते समय आरओसी के पास, जो आरओसी होती है कंपनी की, आरओसी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होते हैं, उनके पास मैंने जितनी वैल्यू से अपनी कंपनी, मान लो मैंने 1 करोड़ से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, तो 1 करोड़ की मेरी जो है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है। मैं इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकता, इससे ज्यादा की शेयर्स में इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। मुझे लगता था कि मेरा बिजनेस 1 करोड़ तक का होगा, लेकिन अभी मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, तो इस 1 करोड़ में से मैं कितने की शेयर इशू कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के। मैं 50 लाख के शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? ये 50 लाख के शेयर मेरा हो गया इशूड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब मेरे शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, लेकिन मैंने एप्लीकेशन पर 4 रुपए की कॉल की, अलॉटमेंट पर 1 रुपए की कॉल की,
फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए की कॉल की, तो अभी तक मैं ये 3 कॉल कर चुका हूँ, तो टोटल मैं कितना पैसा मांग चुका हूँ, 8 रुपए। तो जो ये 8 रुपए मांग चुका हूँ ये मेरी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। पेड अप कैपिटल, मैंने 8 रुपए तो कॉल कर लिए हैं, लेकिन इस 8 में से मुझे मेरे शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 5 रुपए दिए। तो जो पेड अप है, जो पैसा मुझे मिल चुका है, जो ऑलरेडी मैं रिसीव कर चुका हूँ, ये मेरी पेड अप कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जो भी आपका अनकॉल्ड अमाउंट है, जैसे 10 रुपए में से 8 रुपए आप कॉल कर चुके थे, जो 2 रुपए आपके बच गए वो आपका अनकॉल्ड अमाउंट है। वो रिजर्व कैपिटल आप ज़रूरत पड़ने पर, जब आपको अपनी कंपनी वाइंड अप करनी है, उस टाइम पर आप उस पैसे को कॉल करेंगे। तो ये आपकी रिजर्व कैपिटल है आपके बुरे वक्त के लिए। एंड कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कि वो वाला प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने डिविडेंड के रूप में नहीं दिया। लेट सपोज आपके हर शेयर जो ईपीएस निकलता है, अर्निंग पर शेयर, आगे वाली क्लासेस में टर्म्स का मतलब समझेंगे ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। मेरा एक शेयर 10 रुपए का था और उस शेयर के अगेंस्ट में मेरी कंपनी ने उस साल में 5 रुपए कमाए हैं। उस 5 के मैं 2 हिस्से करूंगा, 3 रुपए का मैंने डिविडेंड इशू कर दिया और 2 रुपए मैंने कंपनी में बचा के रख लिए। तो ये जो 2 रुपए है जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 2 रुपए मेरी कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। तो ये थे कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर जो टर्म्स यूज होने वाली हैं उन टर्म्स की बातें। अब समझ के देखते हैं कि जी कैपिटल को कैसे शो करते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। एक एडी डेली लिमिटेड है, इसने एप्लीकेशन इनवाइट की कितनी, 20,000 इक्विटी शेयर पर 10 रुपए का एक शेयर था। तो कितने की इसने इनवाइट किए हैं, 20,000 इंटू में 10, तो ये कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 10 रुपीज। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, आप शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड होगा वहां पर आप कैपिटल कितनी दिखाएंगे, वहां पर हम अपनी कैपिटल दिखाएंगे 2 लाख रुपए, क्योंकि मुझे मेरे 20,000 शेयर्स के ऊपर 10-10 रुपए मिले हैं। तो मुझे इन टोटल कितना पैसा मिला है, 2 लाख रुपए मेरी इक्विटी कैपिटल के अंदर आ गया। और वही पैसा मुझे कहाँ शो होगा, मेरी एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे मेरे शेयर्स के बदले में कैश मिला है। चलिए नोट्स टू अकाउंट में क्या दिखाएंगे, ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी थी, ऑथराइज कैपिटल की कोई डिटेल गिवन नहीं है यहाँ पर। इशूड कैपिटल की डिटेल गिवन है कि आपने 20,000 10 रुपए के हिसाब से इशू करे थे 2 लाख रुपए। एंड सब्सक्राइब भी आपका सेम था 2 लाख रुपए, जितना आपने इशू करा उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया था और आपके बैंक में कितना पैसा गया, 2 लाख रुपए। इससे आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप इतने को रिवाइज कीजिए और कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शेयर कर दीजिए जिसके साथ आपको शेयर करनी है।